नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये चल रहा है हमारा टॉपिक। देखो, हमने नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन, इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर उत्पत्ति हुई किसी चीज की तो उसकी विनाश भी होना लाजमी है। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया कि कहाँ से कैसे किन थ्योरीज के माध्यम से हमने उसके सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को जाना। आज और हम पढ़ेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो इसमें भी हम देखेंगे कि किन किन थ्योरीज के जरिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो क्या है, वो पतन को दर्शाते हैं कि जब इसका पतन हुआ है तभी तो ये चीजें हमें मिली। इतने सालों तक वो जमीन के अंदर दबके रही, जाहिर सी बात है उसका पतन हुआ होगा, और वो किन कारणों से हुआ उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो इसमें इतने सारे गुण थे तो विद्वानों का मानना है कि इन गुणों में अगर किसी प्रकार की कमी आ जाए या इनका ह्रास हो जाए तो यही पतन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सैन्य सभ्यता की पतन को व्याख्यायित करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि पतन है क्या, आखिर पतन है क्या। तो गुणों को ह्रास ही पतन है। क्या है? गुणों का ह्रास ही पतन है, यानी गुणों में कमी आना ही पतन है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से गुण थे उनके उसके बारे में जानते पहले। देखो, हमने पढ़ा सैन्य सभ्यता क्या थी, सुनियोजित व्यवस्था थी, सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, नगर निर्माण था, अर्थात सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। यहाँ की लेखन कला, ये इसका गुण था, लेखन कला थी यहाँ पे। और मानक बाट माप थे। इसके अलावा देखो, व्यापक स्तर ईंटों का प्रयोग व्यापक स्तर पर, और दुर्ग एवं निम्न स्तरीय शहरों के बीच अंतर, छठा है कांसे के औजारों का प्रयोग, औजारों का निर्माण, ये हो गई। इसके अलावा हमने और पढ़ा था मृदभांड कलाएं की, ये इसकी विशेषता थी। और देखो, इसके अलावा बात करें तो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये जो गुण थे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख गुण थे। तो इनके गुणों में पतन होना या कमी आना ही क्या है, इससे सभ्यता का पतन माना जाता है। तो ये कमी धीरे धीरे आई होगी, एक ऐसी स्टेज आई होगी इसमें जाकर इन जो गुण थे ये सिंधुवासी क्या करने लगे, इन गुणों को उन्होंने खो दिया। और गुणों को खो जाना मतलब कि पतन की ओर उन्मुख हो जाना। तो ये बात कही गई है।
अब देखो एक एक पतन के कारणों को हम स्पष्ट करते हैं। ये तो गुण थे, मतलब में कमी आ गई, ये विद्वानों को मानना है कि इनमें कमी आ गई, तो क्या पतन की ओर उन्मुख हो गई। लेकिन जो विद्वानों ने जो अलग अलग थ्योरीज दी है पतन को लेकर, इस इतनी विशाल सभ्यता को लेकर, तो इतनी विशाल सभ्यता जो अचानक कैसे भूमि के गर्भ में समा गई, उसको लेकर अलग अलग जो मत दिए हैं उनको पढ़ते हैं। देखो जो सबसे पहला जो मत आता है निकल कर, वो है आर्य आक्रमण की थ्योरी। सबसे पहले जो मत आता है वो निकल के आता है, याद रखना है आपको, आर्यों का आक्रमण। सबसे पहले जो मत निकल के आता है वो है आर्यों का आक्रमण है। आर्यों का आक्रमण। देखो इस मत को लेकर ये जो मत दिया था, ये सिद्धांत जो दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया था? ये सर्वप्रथम दिया था आरपी चंद्रा ने। आरपी चंद्रा यानी कि राम प्रसाद चंद्रा ने, आरपी चंद्रा ने दिया था सबसे पहले मत। इसके बाद में जो गार्डन चाइल्ड थे, गार्डन चाइल्ड भी इससे जुड़े हुए हैं इस मत से, आर्य थ्योरी को लेकर। और इस मत के जो सबसे प्रबल दावेदार है वह है व्हीलर। व्हीलर इसके सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। और इसके अलावा मैके है और पिगट है। ये अलग अलग, ये सारे विद्वान जो हैं इस मत को स्वीकार करते हैं, आर्य आक्रमण की थ्योरी को। अब देखो जो इन विद्वानों ने क्या एग्जाम्पल दिया कि जो आर्य लोग थे ये क्या थे कि विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे, यानी बाहर से आए थे। इन्होंने क्या किया कि जो नगर थे, इन नगरों का क्या कर दिया? पतन कर दिया। मतलब कि नगरों के लोगों को उन्होंने युद्ध में हरा दिया, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने से क्या कि वहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया, लोग वहां से जो बचे कुछ थे वहां से पलायन कर गए। इसको लेकर ऋग्वेद में उल्लेखित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका इनका मानना है कि 1500 के आसपास क्या हुआ था, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। और 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही क्या हुआ था, जो वैदिक सभ्यता है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ऋग्वैदिक सभ्यता यानी कि उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक नहीं, पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल की स्टार्टिंग हो जाती है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ऋग्वेद में क्या है कि एक देवता है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का क्या मतलब होता है? नगरों का नाश करने वाला। पुरंदर का मतलब क्या होता है? नगरों का नाश करने वाला, ये इसका मतलब होता है पुरंदर को। और पुरंदर किसको कहा गया? इंद्र को कहा गया है, क्योंकि इससे इन विद्वानों का मानना है कि इंद्र ही इस सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो इंद्र है। क्योंकि इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है नगरों को नष्ट करने वाला, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिला है जिसको इंद्र ने उनका विनाश किया था। इन नगरों को ये जो नगर थे दस्युओं के थे, यानी जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको दस्यु कहा गया। इंद्र में विदेशियों को दस्यु कहा गया। ऋग्वेद में क्या गया? जो दूसरे लोग थे उनको दस्यु कहा गया है। दस्युओं के नगर थे ये, इनको किसी ने नष्ट किया था? इंद्र के द्वारा नष्ट किया गया, इंद्र के वज्र के द्वारा। इंद्र ने अपने वज्र से ये नगरों को नष्ट कर दिया। ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के द्वारा एक जो नगर है हरिपुरिया, इसका उल्लेख मिला है। विद्वान इस हरिपुरिया को की तुलना हड़प्पा से करते हैं कि हरिपुरिया नगर को किसने ढहाया था? इंद्र ने।
और हरिपुरिया की जो तुलना है वो किससे की जाती है? हरिपुरिया का समीकरण तादाद में किससे बैठाया जाता है? हड़प्पा से। हरिपुरिया का तादाद में हड़प्पा से बैठाया जाता है कि ये हरिपुरिया हड़प्पा ही था, इसको इंद्र ने नष्ट किया था। इसको लेकर क्या है कि व्हीलर जो है वो एग्जांपल देते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। 42 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। और ये नर कंकाल जो है ये किसकी ओर इशारा करते हैं? ये करते हैं किसी आक्रमण की ओर, किसी बाह्य आक्रमण की ओर इशारा करते हैं। मतलब इतनी मात्रा में अगर कोई शव वगैरह पड़े हैं, मिले हैं, तो किसी आक्रमण के जरिए ये मरे होंगे। तो ये व्हीलर इसकी तरफ इशारा करते हैं, मोहनजोदड़ो के 42 नरकंकालों की तरफ। और नरकंकाल को मारा किसने? लोगों को। मोहनजोदड़ो के निवासी थे, इनको मारा था आर्य लोगों ने। ये मानना है किसका? व्हीलर और इन सब का। ठीक है, ये थ्योरी थी। इसको लेकर देखो ऋग्वेद में और अनेक नगरों का उल्लेख मिला है, जिसमें पत्थर के नगर है, धातु के दुर्ग हैं, दुर्गों का उल्लेख हुआ है। पुर का मतलब नगर से, यहाँ पुर 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 शब्द है, पुर का मतलब नगर से है। धातु के दुर्ग हैं और पत्थर के दुर्ग है, ईंटों के दुर्ग है, सर्दियों की ऋतु में रहने के दुर्ग हैं आदि का उल्लेख, काफी सारे दुर्गों का उल्लेख, नगरों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जिनको कि इंद्र द्वारा उनका विध्वंस किया गया था। तो इन विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद में जो देवता बताए गए इंद्र जो देवता बताए गए, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का पतन किया था। क्योंकि इनका मानना ये हो रहा है कि जहां हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी वो की नगरीय प्रधान सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता, वो कैसी थी? वो नगरीय प्रधान न, वो ग्रामीण प्रधान थी। उसमें नगरीय जनजीवन में कोई लेना देना नहीं था, नगरीय जनजीवन था ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं लोगों ने नगरों का पतन किया था। नगरों के पतन के बाद ही ये वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ था। इसी 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का पतन हो चुका था। उसी तिथि के आसपास 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग होती है। तो ये थ्योरी जो है इसके द्वारा दी गई, आर्याक्रमण की थ्योरी इन विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई। अब देखो ये थ्योरी तो दे दी इन लोगों ने, अब इसका खंडन भी किया जाएगा। कुछ विद्वान है जो है इनकी जो थ्योरी दी है, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पलों को क्या करेंगे? उनको रिजेक्ट करेंगे अपने एग्जाम्पलों के द्वारा। कुछ उदाहरण देंगे वो, जैसे कि अमेरिका का एक विद्वान है, अमेरिकी विद्वान, जिनका नाम है जॉर्ज एफ डेल्स। इसे बता देता हूं। जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम इस मत का खंडन किया था। इसके बाद कुछ और विद्वान निकल के जिन्होंने इस मत का खंडन किया। सर्वप्रथम किसने किया था इस मत का खंडन की बात कर रहे हैं हम, यानी इस मत को गलत साबित करना। जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने सर्वप्रथम इस मत का खंडन किया था। इसके पश्चात पीवी काणे, इन्होंने इस मत को चुनौती दी। और इसके अलावा बी बिलाल ये भी आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने भी इस मत को चुनौती दी। एक विद्वान और एक कैनेडी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो नरकंकाल थे उनका रिसर्च किया। इन्होंने ये बताया जो नरकंकाल है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए नरकंकाल, उनमें से सिर्फ एक की मौत चोट लगने से हुई है।
जो 42 नरकंकाल मिले उनमें सिर्फ एक की मौत किससे हुई, चोट लगने से। और जो बाकी के जो नरकंकाल है, बाकी सभी की मौत मलेरिया की बीमारी से हुई थी। ये थ्योरी पे, ये रिसर्च करके उन्होंने ये थ्योरी पेश की कि जो क्या नाम है, गार्डन चाइल्ड है, आरपी चंद्रा है, व्हीलर है, इन्होंने जो इतनी लंबी लंबी हाकी है कि इसकी वजह से ये आर्य सभ्यता, आर्य लोगों की वजह से जो मोहनजोदड़ो का पतन हुआ, नरकंकालों को उन्होंने मार दिया, नरकंकाल उस थ्योरी को सिद्ध करते हैं। उसकी थ्योरी को इन्होंने गलत साबित कर दिया, किस केनेडी ने अपने शोध के जरिए, कि केवल एक व्यक्ति की मौत किससे हुई, चोट लगने से। चलो एक ही हो गई माना युद्ध में, तो बाकियों की बीमारी से, इस मलेरिया से कैसे हो गई, बाकियों की युद्ध से होनी चाहिए थी, इन्होंने इसे कहा। और इसके अलावा क्या क्या प्रस्तुत किया गया है विद्वानों द्वारा, इन सबके द्वारा, कि अगर आर्य आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हुआ, तो यह आक्रमण जो है मोहनजोदड़ो से अलग क्यों नहीं हुआ, मतलब मोहनजोदड़ो के अलावा अन्य नगरों पर क्यों नहीं हुआ, अन्य नगरों में भी लाशें मिलनी चाहिए, मोहनजोदड़ो के अलावा अन्य नगरों पर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये कहा। इसके अलावा कवचधारी सैनिकों के शव क्यों नहीं मिले, कवचधारी सैनिकों के शव मिलने चाहिए अगर आक्रमण हुआ है तो, सैनिकों के शव क्यों नहीं मिले, ये भी कहा, ये भी पूछा इन लोगों ने उनसे। तो कुल मिलाकर कि इन सवालों के जो जवाब है वो अभी तक नहीं मिल पाए, और साफ जाहिर है इन केनेडी और जॉर्ज डेल्स पीवी कार्ने डिविला ने सिद्ध कर दिया कि आर्य आक्रमण की थ्योरी फालतू है, ये मिथक है। तो आर्य आक्रमण की जो थ्योरी है इन्होंने खंडन कर दिया। आपको एग्जाम में लिखना है आर्य आक्रमण की समर्थक कौन कौन है और उसका खंडन करने वाले कौन कौन से हैं, तो ये सब आपको क्या लिखना है, एग्जाम में पूछे तो लिखना है, ठीक है। तो पहली जो थ्योरी आर्य आक्रमण की, और समझ में आई, इसमें जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर का मतलब होता है नगरों का नाश करने वाला, और ऋग्वेद में काफी सारे नगरों का उल्लेख हुआ है। हरिपुरिया की जो समीकरण हड़प्पा से की गई है, और इन विद्वानों ने उनकी जो थ्योरी थी आर्य आक्रमण को खंडन कर दिया और सिरे से खारिज कर दिया कि ये थ्योरी जो है ये मिथक है, ठीक है। ये पहली थ्योरी है, ये कंप्लीट होती है। देखो अगली थ्योरी देखो, अगली थ्योरी है बाढ़ की, कि बाढ़ के आने से सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन होगा। अब देखो बाढ़ कुछ ठीक है, सेकंड नंबर की है भीषण बाढ़ के कारण, ये थ्योरी पेश की गई। देखो इसके जो समर्थक हैं वो है मार्शल, मेके और एसआर राव वही जो इन्होंने लोथल की खुदाई की थी। तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो और मेके ने चनहुदड़ो, और एसआर राव ने लोथल से इन विद्वानों ने, ये तीन विद्वान हैं, इन्होंने इन जगहों से क्या करे, इन जगहों से, तीनों जगहों से क्या किया, इन स्थलों से बाढ़ के प्रमाण जुटाए, मतलब कि प्रमाण एकत्रित किए। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान इन्होंने यहाँ पर बाढ़ के अवशेष प्राप्त किए, मतलब यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी कभी।
और इन्होंने इन सभी ये जो नगर है, इन तीनों नगरों की जो पतन है वो बाढ़ को माना है। बाढ़ के प्रमाण जो डालिए, मतलब कि नगर जो है, इन तीनों नगरों का जो विनाश हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ, इन्होंने ये माना है। और जो मार्शल है, मार्शल के स्टेटमेंट याद रखना, मार्शल ने यह कहा है कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा था, 7 बार उजड़ गया था, मतलब उजड़ा था। उनको खुदाई में मोहनजोदड़ो से, उनको खुदाई में मोहनजोदड़ो के 7 स्तरों का पता चला। अब समझिए, मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जब मोहनजोदड़ो खुदाई की तो मोहनजोदड़ो नगर में इन्होंने देखा कि ये नगर 7 बार बसा है। मतलब कि यहाँ से इन्होंने ये जो ऊपरी सतह है, यहाँ से इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट किया तो नीचे तक पहुंचे तो इनको 7 लेयर्स मिली, 7 स्तर मिले। यानी जो अंतिम जो लेवल था ये वाला था। यहाँ पर कि यहाँ पर ये एक लेवल, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 लेवल हो गए। मतलब कि सबसे पहले जो नगर बसा था वो इस लेवल यहाँ पर बसा था। यहाँ पर ये वाला लेवल जो था, ये सबसे पहले नगर यहाँ पर बसा, क्योंकि सिंधु जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के पास से होकर बहती थी। तो इस बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, जो मिट्टी आती थी बाढ़ की, वो क्या क्या करती थी, उनको दबा देती थी, घरों को दबा दिया। जो यहाँ पर जो घर बने हुए थे ये दब गए, मिट्टी आई ये दब गए। फिर क्या हुआ कि लोगों ने इसके ऊपर घर बना लिए, यहाँ पर इसमें ये वाले घर मिट्टी में दब गए, फिर यहाँ पर घर बना लिया इसके ऊपर। फिर बाढ़ आई कुछ सालों बाद, फिर ये घर दब गए, फिर इसके ऊपर मकान बना लिया, फिर बाढ़ आई फिर दब गए। ऐसे बाढ़ आती गई, ये दबते गए। इन्होंने अंतिम रूप से जाकर 7 बार, मतलब कि 7 बार ये नगर बसा और 7 बार ये उजड़ा। और अंतिम बार जब ये जिसमें बाढ़ आई तो उसके बाद ये कभी नहीं बसा। कहने का मतलब ये है, तो ये इसका जो कारण है वो बाढ़ है। सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण ये नगर जो है क्या हो गया, अंदर तक दब गया। और आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंतिम जो स्तर है 7वें स्तर, वहां में कीचड़ भी प्राप्त होता है। तो कीचड़ जाहिर सी बात है कि वहां पर पानी भरा होगा तभी तो कीचड़ बना होगा, और पानी सिंधु नदी के कारण ही भरा था। तो बाढ़ के कारण ये जो नगर थे दब गए। तो 7 स्तर मिले। स्तर समझ में, स्तर क्या होता है, लेवल, लेयर। ये पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं। ये आर्कियोलॉजिकल विषय है, जब आप एमए करोगे तो पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल। तो 7 बार उजड़ा, ये मानना है इन विद्वानों का। तो ये याद रखना आप, ये थ्योरी थी, बाढ़ की थ्योरी थी। और इसे प्रमाणित के भी माना जाता है, काफी हद तक सही माना जाता है इसे। और इन तीनों नगरों के बारे में, स्पेशली मोहनजोदड़ो के बारे में बाढ़ और इसे जल प्लावन का थ्योरी ज्यादातर इसके ऊपर सही बैठती है। आगे देखो, आपको एक एक थ्योरी याद रखनी है, स्पेशली कौन से विद्वान ने कौन सी थ्योरी दी और कौन से सबूत दिए उसके थ्योरी के जज के लिए। तीसरी थ्योरी है, मतलब थ्योरी का मतलब सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो है समुद्री तट के ऊपर उठने से। समुद्री तट के ऊपर उठने से या जल प्लावन, मतलब सुनामी, जल प्लावन, जल प्लावन भी है
जल प्लावन, भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन, भूकंप आदि इसमें देखो। ये है तीसरी थ्योरी। देखो सर्वप्रथम इस संदर्भ में, इस थ्योरी के संदर्भ में सर्वप्रथम भारतीय भूगर्भ शास्त्री, भारतीय जियोलॉजिकल भूगर्भ शास्त्री एम.आर. साहनी ने ये धारणा व्यक्त की थी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ से भिन्न जल प्लावन था। मतलब कि स्वच्छ सुनामी के बारे में इन्होंने ये कहा। देखो आगे देखो, डेल्स के अनुसार, एक विद्वान डेल्स के अनुसार डेल्स ने क्या कहा कि सुत्कांगडोर सोत को है, एक है सारे बंदरगाह नगर है, सुत्कांगडोर सोत को है, वह बालाकोट नामक हड़प्पाई बंदरगाह नगर मकरान तट के बिल्कुल निकट स्थित थे। अब बताऊं मकरान तट के कौन कौन सा है, क्योंकि उसके काफी निकट थे। यवल नगर, बंदरगाह नगर, अगर बंदरगाह है तो ऑब्वियसली बात है कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में होंगे। काफी नगर तक वो थे, बिल्कुल निकट थे, किंतु तीन कारणों से अब वो कारण कौन कौन से देखो। ये देखो, पहला कारण है समुद्र तट की भूमि का ऊपर उठना। समुद्र तट की भूमि का ऊपर उठना पहला कारण तो मैंने ये बताया। दूसरा बताया नदियों की मिट्टी के जमाव से उनके मुहानों का अवरुद्ध होना यानी कि भर जाना, मुहानों का भर जाना, अवरुद्ध होना बंद हो जाना, अवरुद्ध यानी बंद होना। और तीसरा है हवाओं के द्वारा रेत का जमाव। ये तीन कारण बताए उन्होंने। ये तीन कारण बताए थे। इन तीन कारणों के कारण क्या हो गया, इन तीन कारणों के कारण ये स्थल क्या हो गए, समुद्र तट से दूर हो गए। कौन से स्थल, ये और तीनों स्थल। अब देखो, ये इंडिया है,
ये पाकिस्तान वाला इलाका, यहाँ पे सुतकागिंडोर, बालाकोट और सोतका को यहाँ पे बालाकोट है, यहाँ पे सुतकागिंडोर। ये जो तट है, ये तट पाकिस्तान वाला, ये कहलाता है मकरान तट। मकरान तट, यहाँ बहती है सिंधु नदी। तो क्या हुआ कि इनका कहना यह है कि इन तीनों के जरिए ये तीन कारण बताए, इन तीनों के पतन होने कारण क्या है कि समुद्र तल की भूमि का ऊपर उठना, यानी कि यहाँ की जो भूमि है वो ऊपर उठ गई। तो ऊपर उठने से क्या है, जो पानी है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर भूमि ऊपर उठ जाएगी, यानी कि जो गड्ढे हैं वो ऊपर हो जाएंगे, भूमि ऊपर उठ जाएगी तो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या होगा, पानी नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि दूर हो जाएंगे तट से। तो एक कारण ये बताया। और एक नदियों की मिट्टी के जमाव से उनके मुहानों बंद हो जाना। सिंधु नदी उसके आसपास की तरह आसपास जो नदियां हैं वो क्या है कि बड़ी मात्रा में कहलाती है, गाद आती है अपने साथ, और गाद को कहाँ छोड़ती है, वो नदी में गिरने से पहले छोड़ देती है। नदी के आसपास क्या बोलते हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। तो क्या होता है कि जब नदी आती है, कोई नदी आ रही है यूं, तो क्या गाद को इधर उधर फेंक छोड़ देती है यूं। तो क्या हुआ कि उस समय इनका मानना है कि इनकी जो मिट्टी का क्या हो गया, यहाँ पर काफी सारा जमाव हो गया, जमाव हो जाने से क्या हो गया, इनके मुहाने अवरुद्ध हो गए। ये मुहाने क्या हो गया कि बंद हो गए, इससे क्या हो गया, ये इससे दूर हो गए। इससे जब ये दूर मुहाने अवरुद्ध हो जाएंगे तो मिट्टी बढ़ जाएगी, तो मिट्टी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी आगे तक फैलती जाएगी। मिट्टी आगे तक फैल गई और अब जो नदी का जो मुहाना है वो काफी बड़ा हो जाएगा, आगे तक फैल जाएगा वो, यानी कहने का मतलब ये है। तो क्या हो गया, यहाँ का इलाका है, यहाँ पर जो पहले तट यहाँ पर था वो यहाँ पर क्या हो गया, मिट्टी के भर जाने से भर जाने से क्या हो गया, तो मुहाना है वो काफी आगे तक चला जाएगा, मुंह आगे तक चला जाएगा, तो अवरुद्ध हो गया। इससे भूमि तटीय भूमि तो काफी दूर चली गई। हवाओं के जरिए रेत का जमाव करना, हवाओं के जरिए क्या हो गया, इस पर आसपास वाला इलाका है, इनके आसपास का, इन पर रेत के जमाव हो जाने से क्या हो गया, मिट्टी भर गई, मिट्टी से तट जो था वो दूर हो गया, इससे इन स्तरों का ये यहाँ से दूर हो गए। इनका कहने का मतलब ये है, ये तीन कारण बताए उन्होंने, इस वजह से इनका पतन हुआ। आगे देखो एक और रॉबर्ट राइट्स ने क्या कहा है, ये तो कहा है किसने, डैश ने, ये वाला, ये ऊपर वाला ये कहा है आसानी ने कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बड़े बाढ़ से बड़े पैमाने पर जल प्लावन था, और एक सुनामी की बात कर रहे हैं। अब देखो एक और विद्वान उन्होंने काफी अच्छी थ्योरी दी है, थ्योरी की यही थ्योरी है, भूकंप की थ्योरी दी है उन्होंने, प्लेट विवर्तन की। देखो विद्वान का नाम है रॉबर्ट राइट, रॉबर्ट राइट्स। इन्होंने क्या बात कही है, देखो इस सिद्धांत को देखो, इन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो में आई बाढ़ का मुख्य कारण अरब सागर के उत्तरी छोर में हुए हुई विवर्तनिक हलचल। मोहनजोदड़ो में आई बाढ़ का मुख्य कारण अरब सागर के उत्तरी छोर में हुई विवर्तनिक हलचल थी। इसकी बात कर रहे हैं, विवर्तनिक हलचल मतलब कि भूकंप की बात कर रहे हैं, विवर्तनिक हलचल थी। इनके अनुसार इन विवर्तनिक गतिविधियों का केंद्र सहवान, एक जगह का नाम है सहवान, जो मोहनजोदड़ो से कितने किलोमीटर दूर है, मोहनजोदड़ो
जोदड़ो से 140 किलोमीटर दूर, 140 किलोमीटर दूर रहा होगा। मतलब ये वाला क्षेत्र, इसके आसपास, सहवान के आसपास वाला क्षेत्र इसका सेंटर रहा होगा जहां पर ये विवर्तनिक गतिविधियां हो रही थी। और आगे क्या लिखा है, यहाँ विवर्तनिक गतिविधियों के इस सिद्धांत के अनुसार इस क्षेत्र में एक विशाल प्राकृतिक बांध का निर्माण हो गया। और इस बाढ़ के जिसके कारण क्या हो गया, एक बांध, प्राकृतिक विशाल बांध, प्राकृतिक बांध का निर्माण हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण सिंधु नदी समुद्र की ओर नहीं जा सकी। समुद्र की ओर नहीं जा सकी, और समुद्र की ओर नहीं जा सके तो क्या हुआ कि उसका जो पानी है जो मोहनजोदड़ो के आसपास के एरिया में भर गया, नहीं जा सकी, तथा इस प्रभाव से नहीं जा सकी तथा इस प्रभाव से मोहनजोदड़ो एक विशाल झील में परिवर्तित हो गया। अब देखो, कहना चाहता है कि ये जो तट है, यहां पर है मोहनजोदड़ो, ये है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, यहां पर है मोहनजोदड़ो। कहना चाहता है कि यहाँ के आसपास वाले एरिया में क्या हुआ कि एक भूकंप पैदा हुआ। इसको सहवान के आसपास वाले एरिया में, जो कि मोहनजोदड़ो से 145 किलोमीटर 140 किलोमीटर की दूरी पर था। भूकंप के हो जाने से क्या हुआ कि यहाँ का जो एरिया है ये ऊपर उठ गया। मोहाना जो था, ये वाला स्थल, ये सिंधु नदी के ऊपर वाला स्थल जहां पर वो पानी छोड़ती थी, मोहाने वाला स्थल, ये ऊपर उठ गया। ऊपर उठ जाने से क्या हुआ कि इधर बांध बढ़ गया, ये डैम वो बढ़ गया, एक दीवार सी खड़ी हो गई। यहाँ पर ऊंचा की भूमि ऊंची हो गई, ऊंचे बांध जैसे निर्माण हो गया, क्योंकि सिंधु नदी को पानी छोड़ने के लिए रास्ता नहीं मिला, और रास्ता नहीं मिल रहा तो क्या हो गया, इसका पानी जो इधर आ रहा था वो वापस से इधर ही स्टोर होने लगे, और स्टोर होते 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 ये जो मोहनजोदड़ो के आसपास वाला एरिया है, ये मोहनजोदड़ो इस एरिया में पानी भर गया, और ये वाला एरिया झील में तब्दील हो गया, और पानी भर जाने से क्या हो गया, इसका विनाश हो गया। और इस संदर्भ में जो रॉबर्ट राइक्स है, इन्होंने क्या पाया कि मोहनजोदड़ो के जो अंतिम स्तर है, मोहनजोदड़ो के जो खुदाई की, तो खुदाई में क्या है, कीचड़ प्राप्त हुए, कीचड़, और कीचड़ जो है वो किसके हैं, इस झील के ही है। मतलब विशाल मात्रा में पानी भरा होगा तभी जाकर ये कीचड़ पैदा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोहनजोदड़ो नगर है, स्पेशल मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, उसका विनाश बाढ़ या किसी जल प्लावन के कारण ही हुआ होगा। और ये जो बात है, ये एक बात में नहीं बल्कि अलग अलग थ्योरीज में इसको समझा दी गई है, और इस बात की पुष्टि वहां पर मिले अंतिम स्तरों में जो जल मिला है, उन जल से पुष्टि होती है इसकी, क्योंकि 7वें स्तर पर जो जल मिलने के कारण उसकी नीचे तक खुदाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां पर पानी आ गया, और पानी किसी बाढ़ के कारण ही आया होगा।
ठीक है, तो ये थ्योरी थी या तीसरी थ्योरी समुद्र तल के ऊपर उठ जाने से, भूकंप आने से, जल प्लावन हो जाने से। और जल प्लावन यानी कि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो जल प्लावन यानी कि सुनामी कब आता है, जब समुद्र में भूकंप आता है, उसके कारण जल प्लावन आता है। तो ऐसा कुछ इस स्टोरी के माध्यम से इसमें बताया गया। अगली देखो, अगली स्टोरी देखो। चौथी थ्योरी है नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लेना। अब देखो, इस संदर्भ में कुछ विद्वान है, जैसे एस्ट्रीलेम्ब्रिक है, माधव स्वरूप वस्तु वत्स है, माधव स्वरूप वत्स, जॉर्ज डेल्स, काफी जगह है। इन्होंने मोहनजोदड़ो, इन्होंने हड़प्पा के बारे में कहा है, और इन्होंने कालीबंगा के बारे में कहा है। अब इन्होंने कहा है कि इनका जो पतन है, इनकी जो नदियां थी, इसके आसपास नदियां बहती थी, उनके द्वारा मार्ग परिवर्तन था। सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो के पास कौन सी नदी बहती? सिंधु नदी। हड़प्पा के पास रावी नदी, और कालीबंगा के पास घग्गर हाकरा, जिसे क्या कहा गया है? सरस्वती नदी कहा गया। सरस्वती, स्थानीय नाम घग्गर हाकरा। देखो, इन नगरों का पतन का कारण बताया गया है इन नदियों के द्वारा अपने मार्ग को परिवर्तन कर लेना। अब देखो क्या हुआ कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, जो दो नदी तंत्र है, यानी कि एक जो पहले क्या था कि राजस्थान वाला एरिया है, ये राजस्थान वाला, ये कालीबंगा, यहाँ पे आसपास क्या सिंधु नदी, वो सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी जो पहाड़ थी ये यमुना और सतलज का पहाड़ थी, यानी यमुना नदी और सतलज नदी, ये दोनों किसकी थी? नदियां थी, ये सरस्वती नदी थी, ये सरस्वती की नदियां थी। सरस्वती को इनसे पानी प्राप्त होता था, ये दोनों मिलकर यहाँ पर सरस्वती नदी का निर्माण करते थे। अब क्या हुआ कि भूताप कुछ परिवर्तनों के कारण, भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण क्या हुआ कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा नदी की ओर बहने लग गई। यमुना नदी क्या, यमुना नदी को किसने खींच लिया? गंगा ने खींच लिया अपनी तरफ। और सतलज नदी को किसने खींच लिया? सतलज को सिंधु ने खींच लिया अपनी तरफ। मतलब कि ये सरस्वती नदी को जो पानी मिलता था इन दोनों नदियों से, क्या हुआ कि कुछ परिवर्तनों के कारण गंगा नदी ने यमुना को अपनी तरफ खींच लिया और सतलज नदी को सिंधु ने अपनी तरफ खींच लिया। तो इनके से क्या हुआ, सरस्वती नदी यानी घग्गर हाकरा को जो पानी प्राप्त होता है यहाँ, वो क्या है, पानी आना बंद हो गया। और पानी बंद हो जाने से क्या हुआ, इस क्षेत्र में सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया। और सूखा पड़ जाने से क्या कारण क्या हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी का स्रोत नहीं मिला, और पानी का स्रोत लेने से यहाँ के लोग क्या कर, यहाँ से पलायन कर गए। इनका ये थ्योरी इसमें दी गई, यानी मार्ग परिवर्तन के कारण। ठीक है, और देखो आईआईटी खड़गपुर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर के हालिया शोध में भी ये बात कही गई है। हालिया शोध में भी ये कहा गया है कि इस सभ्यता का पतन
4,500 वर्ष पूर्व। 4350 वर्ष पूर्व आए एक भीषण सूखे के कारण हुआ था, एक भीषण सूखे के कारण हुआ था। ये भीषण सूखे के कारण से क्या होता, पतन हुआ था। भीषण सूखे क्या है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि पानी नहीं मिल रहा, इस सरस्वती नदी को पानी नहीं मिल रहा। आज ये नदी क्या है, विलुप्त है। कहा सरस्वती नदी क्या अवशेष मिले, तो सरस्वती नदी यहीं बनी थी राजस्थान में, जिसे हस्तानीरा गग्गर हाकरा कहा जाता था। तो ये IIT खड़गपुर के शोध से भी प्रमाणित होता है बात। और क्या हुआ, इस भयंकर सूखे के कारण क्या हुआ, लगभग 900 वर्षों तक क्या पड़ा था, 900 वर्षों तक सूखा पड़ा था। और 900 वर्षों तक सूखा पड़ना मतलब कि यहाँ के लोग यहाँ से पलायन करके चले गए। और देखो ये था नदियों का मार्ग परिवर्तन करने का एक थ्योरी। और ये थ्योरी देखो, पारिस्थितिक असंतुलन। अगली थ्योरी है पांचवी थ्योरी, लास्ट थ्योरी है पारिस्थितिकी असंतुलन। देखो क्या हुआ कि सैन्यवासी क्या करते, कृषि, पशुपालन और ईंटें बना देते वो, यानी स्थापत्य कला मजबूत थी उनकी। कुम्हार क्या करते थे, मृदभांड आदि बना देते वो। अब क्या था कि कृषि के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, जमीन चाहिए। तो जमीन, पानी चाहिए, जमीन चाहिए, कौन जमीन, उर्वर। पशुपालन करने से के लिए क्या चाहिए, पशुपालन कैसे होगा, जब लोग पशुओं के लिए चराई चाहिए, मतलब कि चराइयों की जमीन चाहिए। तो क्या हुआ, विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो पैमाने का उपयोग हुआ, ईंटों का प्रयोग हुआ सभ्यता, किसका, ईंटों का। और ईंटें किससे बनाई जाती थी, मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से। और इनको पकाया जाता था, क्या की जाती, पकाई की जाती थी, ईंटों को पकाया जाता था। और पकाया किस जाता, भट्टों में। और भट्टों में ईंधन में क्या यूज होता था, ईंधन में होता था लकड़ी। और लकड़ी कहां से मिलेगी, लकड़ी मिलेगी जंगल से। कहा जाता है कि जो चनहुद्रो, ये देखो इधर देखो, ये वाला एरिया नहीं, ये सिंधु नदी इधर, ये चनहुद्रो इधर है। इस वाले एरिया में क्या था, पहले काफी सारा क्या था, जंगल था। और ये जंगल जो था, यहाँ पर काफी सारे पेड़ थे, हरियाली थी। क्या हुआ, एक तो बाढ़ आना बंद हो, बाढ़ से भी वो क्या, पानी सूख गया तो क्या हो गया, यहाँ पे नमी खत्म हो गई। नमी के साथ साथ क्या था कि ईंटें पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी। लकड़ी कहाँ की, यहाँ के जंगलों से काटी गई। और जंगलों से लकड़ी काटी गई, लकड़ी काटने से क्या हुआ, वहाँ की जो नमी है वो नमी खत्म हो गई। जब नमी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, बारिश आना बंद हो जाएगा। और बारिश आना बंद हो जाएगी, क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो इस एरिया में क्या हो गया, सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से, ईंटों की पकाई की वजह से। ईंटें किससे पकती थी, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से, जंगलों की क्या होगी, विशाल मात्रा में कटाई कर दी गई। इसके साथ जो पशुपालन था, वो पशुपालन करने से क्या हो गया कि वहां की जो हरियाली थी, वो हरियाली पशुओं के चराई में चली गई। और हरियाली चले जाने से उस एरिया में क्या हो गया, सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी, ईंटें भी मिट्टी से बनाई जाती थी। और मिट्टी के ईंटें बनाने से क्या हो गया कि जो जमीन की उर्वरक क्षमता थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। और नष्ट होने लगने से क्या हो गया कि कृषियों की जमीन का अभाव हो गया। और कृषियों की जमीन का अभाव हो जाने से क्या हो गया, यहाँ के लोग क्या हो गया, यहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो गया, एक तरीके से इस एरिया में क्या हो गया, पारिस्थितिक संतुलन था वो बिगड़ गए। और जब पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा तो क्या हो गया, प्राकृतिक आपदाओं का
इसमें क्या होगा, स्वागत होगा। प्राकृतिक आपदाओं का संकट घर आएगा यहाँ पे। और तो क्या होगा, सूखा जैसे हालात यहाँ पे पैदा हो गए, सूखा जैसे हालात पैदा हो गए, तो यहाँ के लोग क्या यहाँ से पलायन कर गए, और इस प्रकार से क्या हो गया, पारिस्थितिक असंतुलन से इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो कुल मिलाकर के जो 5 थ्योरी थी ये मैंने बता दी है। अब एक बात और सुन लो कि कोई भी सभ्यता का, या फिर यूं कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता थी और इतनी बड़ी सभ्यता का किसी एक कारण से पतन होना जायज नहीं है। तो ऑब्वियसली बात यह है कि इतने सारे नगर थे सभ्यता में, उन अलग अलग नगरों का अलग अलग कारणों से उसका पतन हुआ होगा। जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि बाढ़ से या किसी जल प्लावन से उसका होगा, कालीबंगा को लेकर कि सूखे की वजह से हुआ होगा, लोथल को लेकर कहा सूखे की वजह से हुआ होगा। तो अलग अलग जो थ्योरीज है उसको वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नगर पर फिट बैठती है। तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। इसके लिए अलग अलग कारण, अलग अलग नगरों के लिए अलग अलग कारण थे, और धीरे धीरे करके 1500 ईस्वी के आसपास सभ्यता पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई, और उसके बाद एक नई सभ्यता आती है, वो है वैदिक सभ्यता। तो जो हमारी जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, वो टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो कुछ एलिमेंट है वो छूट गए हैं, जैसे कि इसका विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसकी देन क्या है, ये जो है आप बुक्स के जरिए पढ़ लेना। देन जो मैंने पढ़ा है उसी का समरी देन है कि हमें क्या सीखने को मिला है, इसके अंदर से क्या चीजें जो मिली है, एक विरासत के तौर पे क्या मिली है, वो चीजें इसकी देन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।